जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 82। आज के लेक्चर में हम सैम्पल डिज़ाइन के कंसेप्ट्स को आगे लेके चलेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन? डिसएडवांटेजेस में एक पॉइंट है कि सैंपल साइज में भी लार्जर देन जजमेंटल अप्रोच। तो सैंपल साइज लार्जर होना, इनका कहना क्या ये अच्छा नहीं है? देखें, अगर तो हमने परफॉर्म करना है सैम्पलिंग ह्यूमन ने, फिर तो अच्छा नहीं है, क्योंकि सैंपल साइज ज़्यादा होगा, आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होंगे, आपको लेट शेडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बताया है कि अगर आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करते हैं, उसमें चूंकि कंप्यूटर की मदद से सैंपल सेलेक्ट किया जाता है, फार्मूला वगैरह लगाया जाता है, उसमें हमारी जजमेंट का अमल दखल नहीं होता, तो उसमें हो सकता है सैंपल साइज लार्जर हो, जो कि उस सूरत में होता अगर हम जजमेंट की बेस पे सैंपल साइज डिटरमिन करते। क्योंकि अगर मुझे कहा जाए कि मैं डिसाइड करूं कि काम कितना करना है, तो मैं तो जाहिर अपना शेड्यूल देख के उस लिहाज से सैंपल साइज डिसाइड करूंगा कि थोड़ा कम ही हो तो बेहतर है। कि सैंपल साइज में लार्जर हो सकता है ना? हाँ जी बिल्कुल। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को यूज करेंगे तो उसमें सैंपल साइज लार्जर हो सकता है, यानी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग से लार्ज सैंपल साइज सेलेक्ट होता है, ये कहना चाह रहे हो। ठीक है, और लार्ज बाद में हमें ही काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा मुश्किल है। और कोई क्वेश्चन? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, टॉलरेबल रेट, कल मैंने बताया तो था। दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन भी पहले डिसाइड कर सकते हैं, टॉलरेबल भी। टॉलरेबल का मतलब ये है कि जितना, चले मैं ऐसा करता हूँ, वन बाय वन थोड़ा रिवीजन भी हो जाती है, क्विकली रिवीजन भी कर लेते हैं, और ये कंसेप्ट मैं डिस्कस कर देता हूँ, डिटेल में कर देता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले सैंपल साइज में, ये कल वाले कंसेप्ट हम रिवीजन कर रहे हैं। हमने पर्पस डिसाइड करना है। पर्पस क्या हो सकता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर सकता है, टेस्ट ऑफ डिटेल, ये पर्पस हो सकता है। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल दो तरह की सैम्पलिंग होती है ना। फिर इसके बाद टेस्ट ऑफ डिटेल में हो सकता है हम ओवर स्टेटमेंट, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ओवर स्टेटमेंट को टेस्ट करना हो, या अंडर स्टेटमेंट, हमारी असर्शन डिफरेंट हो सकती है। ये उसने हमें क्यों बताया? इसलिए क्योंकि अगर आपकी असर्शन डिफरेंट है, या आपका मकसद टेस्ट ऑफ कंट्रोल या टेस्ट ऑफ डिटेल ये डिफरेंट है, उस लिहाज से आपकी पॉपुलेशन डिफरेंट हो जाएगी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में पॉपुलेशन कुछ हो रहा है, टेस्ट ऑफ डिटेल में कुछ हो रहा है। टेस्ट ऑफ ओवर स्टेटमेंट को टेस्ट करना हो किसी एरिया को, तो पॉपुलेशन कुछ हो रहा है। अंडर स्टेटमेंट टेस्ट करना, पॉपुलेशन कुछ। सेल्स को ओवर स्टेटमेंट के लिए टेस्ट करना, ओवर स्टेटेड तो नहीं है, हम रिकॉर्डेड अमाउंट में से सैंपल सेलेक्ट करते हैं। अंडर स्टेटमेंट के लिए टेस्ट करना हो, हम गुड डिस्पैच नोट को सेलेक्ट करते हैं सैंपल। तो हमारी पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि सैंपल आपने किन आइटम्स में से सेलेक्ट करना है। उन आइटम्स को जिनमें से सैंपल सेलेक्ट करना है, उन्हें पॉपुलेशन कहते हैं। जो आइटम सेलेक्ट करेंगे ना उनमें से चंद एक को, उसको सैंपल कहेंगे। ठीक है जी। लेकिन जिसमें से सिलेक्शन करनी है वो उसे पॉपुलेशन कहते हैं। ये उसने पॉपुलेशन और सैम्पलिंग यूनिट की डेफिनेशन बताई है। पॉपुलेशन वो कंप्लीट आइटम्स, सैम्पलिंग यूनिट वो यूनिट, ठीक है, जिसको हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे अगर सेल्स को वेरीफाई कर रहे हो, तो सेल्स के अकाउंट में जितनी भी सेल्स की इनवॉइसेस रिकॉर्ड हुई हैं, वो कलेक्टिवली सारी की सारी पॉपुलेशन कहलाती हैं। और एक सेल की ट्रांजैक्शन सैम्पलिंग यूनिट कहलाती है। उसमें से जो हम फर्ज कीजिए 30 सेल्स आइटम सेलेक्ट करते हैं, वो हमारा सैंपल कहलाएगा। ये टर्म्स है जो सैम्पलिंग में यूज होती हैं। ठीक है, पॉपुलेशन, सैंपल, पॉपुलेशन, इन दो के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। फिर कह रहा है डिफाइन करें क्या डेविएशन होगी, क्या मिस स्टेटमेंट। ठीक है, हालांकि डेविएशन या मिस स्टेटमेंट हम नॉर्मल ऑडिट में भी पढ़ा है। डेविएशन का मतलब वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, उसे डेविएशन या डेफिशिएंसी या वीकनेस कहते हैं। और मिस स्टेटमेंट का मतलब है कि काउंटिंग रिकॉर्ड में कोई एरर होना। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल के जरिए से वो हमें समझा रहा है। जो सबसे अहम चीज उसने हमें समझाई है वो ये है, बाकी चीजें 3 एग्जांपल उसने दी हैं, बाकी 2 एग्जांपल तो आपने पहले पढ़ी थी। जो आपके लिए नई एग्जांपल है वो थर्ड वाली है, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो सैम्पलिंग में, हम उसे डेविएशन या मिस स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो तो उसे हम कहेंगे ये डेविएशन है मिसिंग डॉक्यूमेंट्स को, और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल हो हम उसे कहेंगे ये मिस स्टेटमेंट है। ये आपके लिए नया कंसेप्ट है, क्योंकि नॉर्मल आर्ट में से हम स्कोप लिमिटेशन कहते हैं, लेकिन सैम्पलिंग में से मिस स्टेटमेंट या डेविएशन का नाम दिया जाता है। बाकी एग्जांपल्स आपने पहले पढ़ी हुई हैं। टाइमिंग डिफरेंस है, कंफर्मेशन लेटर में हमने स्टडी किया था ये टाइमिंग डिफरेंस का कंसेप्ट, कि वो मिस स्टेटमेंट नहीं होता। इसी तरह अगर ऑडिटर ने कोई क्लाइंट ने कोई इनवाइस रॉन्ग कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, या कोई पेमेंट है वो किसी रॉन्ग कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, तो चूंकि टोटल डेटर्स सेम होते हैं, तो इसलिए मिस स्टेटमेंट नहीं होगी ये। अगर आप ए के पैसे बी में रिकॉर्ड कर दें, या ए की सेल बी में रिकॉर्ड कर दें, तो टोटल सेल बैलेंस तो सेम होगा, तो मिस स्टेटमेंट, लेकिन इंटरनल कंट्रोल वीकनेस जरूर है। हाँ जी, डेविएशन। तो ये उसने 3 एग्जांपल्स आपके सामने रखी। एग्जांपल समझ आ गई। फिर वो कह रहा है डिटरमिन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन या टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इन दोनों में से अगर एक चीज भी समझ आ जाए ना, तो दूसरी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन और टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट में क्या फर्क है। डेफिनेशन में क्या कह रहा है? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है रेट ऑफ डेविएशन set by auditor in respect of which auditor obtains assurance that actual rate of deviation in population does not exceed rate of deviation set by auditor। यानी फर्ज कीजिए ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टेस्ट करना चाह रहा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है किसी एरिया के, फॉर एग्जांपल सेल्स में।
अब ऑडिटर ने सबसे पहले जैसे नॉर्मल ऑडिट में मटेरियलिटी लेवल सेट किया जाता है ना, ताकि देख लें कि मिस स्टेटमेंट इस लेवल से ज्यादा की तो नहीं, अगर ज्यादा की हो तो कहा जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है। तो यहाँ पे भी रेट ऑफ डेविएशन ऑडिटर सेट कर लेगा। जैसे मैं सेल्स के कंट्रोल टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो हम डिसाइड कर लेंगे, कोई ये हमारी जजमेंट पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट कीजिए मैं डिसाइड करता हूँ जी 10% रेट ऑफ डेविएशन, ये है हमारा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इज 10%। ये वाला डिसाइड, इसका मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि सेल्स में कंट्रोल्स को टेस्ट करते हुए कुछ मसले मसाइल सामने आएंगे, वीकनेसेस सामने आएंगी। अगर वो वीकनेसेस 10% से कम हुई तो मैं कहूंगा कंट्रोल स्ट्रांग है, 10% से ज्यादा हुई तो मैं कहूंगा कंट्रोल्स वीक है। तो ये मेरा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है। अब ये जो परसेंटेज है ना, मैंने श्योर होना है कि मेरी एक्चुअल पॉपुलेशन में, एक्चुअल सेल्स में डेविएशन इससे ज्यादा की ना हो। इससे ज्यादा की ना हो का मतलब क्या है, इससे कम की हो, इससे कम की हो। यानी अगर ये मेरी पॉपुलेशन है टोटल, तो मैं देखूंगा इस पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन में एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन है, पॉपुलेशन में जो एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन है वो इस रेट से कम हो, कम हो, यानी 7% 8% हो। कम है तो मैं कहूंगा कंट्रोल स्ट्रांग है, और अगर ज्यादा हुआ तो कंट्रोल वीक है। यही वो बता रहा है कि इट इज द रेट ऑफ डेविएशन, यानी ये वाला रेट ऑफ डेविएशन है टॉलरेबल, जो आइटर सेट करता है। इसके बारे में आइटर एश्योरेंस ऑब्टेन करता है दैट एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन इन पॉपुलेशन, एक्चुअल रेट ऑफ ये एक्चुअल does not exceed from this level set by auditor। चलिए, अच्छा अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि ऑडिटर भाई पॉपुलेशन का तो ऑडिटर को रेट पता चल ही नहीं सकता, क्योंकि पॉपुलेशन का एक्चुअल रेट पता चलाने के लिए 100% सारे का सारा चेक करना पड़ेगा। तो फिर वो कैसे पता चलाएगा इसका रेट क्या है? हाँ जी, इसका सैंपल सेलेक्ट करेगा, सैंपल सेलेक्ट करेगा। अच्छा, सैंपल में जो डेविएशंस आएंगी या जो मिस स्टेटमेंट्स आएंगी वो एज इट इज कंपेयर नहीं करेगा इसके साथ, लाइक विद लाइक है ना, तो इसीलिए उनको प्रोजेक्ट करने के बाद फिर कंपेयर करेगा और कम या ज्यादा की बेस पे फैसला करेगा कि कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है। ये अल्फाज समझ आए? ठीक है कि टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या है, ऐसा रेट ऑफ डेविएशन जिसके बारे में आइटर एश्योरेंस ऑब्टेन। यहाँ पे रेट ऑफ डेविएशन जो है ना, रेट का लफ्ज आपको ये बता रहा है, मीनिंग दे रहा है कि ये परसेंटेज में होगा हमेशा। लेकिन अगर यही काम आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स में कर रहे होंगे तो ये अमाउंट, कंसेप्ट यही रहेगा, इट इज द अमाउंट सेट बाय ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच आइटर्स ऑब्टेन एश्योरेंस दैट एक्चुअल मिस स्टेटमेंट इन पॉपुलेशन डू नॉट एक्सीड फ्रॉम दिस प्रीसेट लेवल। कंसेप्ट यही रहेगा, फर्क सिर्फ ये होगा कि टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं तो ये परसेंटेज में होगी जो भी पैरामीटर है, और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं तो ये अमाउंट में होगी। ये बात समझ आ गई? फिर उसके बाद उसने आपको आसानी के लिए एग्जांपल भी दे दी कि ये जो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट है ना, या टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन भी कह लें, ये असल में परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की ही एप्लीकेशन है, लेकिन एग्जैक्टली परफॉर्मेंस मटेरियलिटी नहीं है। उसकी मिसाल परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ही की तरह की है। इस लाइन में वो क्या समझा रहा है कि टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट की मिसाल परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ही की तरह की है, उसी की एप्लीकेशन, उसी की एग्जांपल समझे, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं है। हो सकता है सेम अमाउंट आ जाए, यानी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट की अमाउंट सेम हो सकता है उससे कम हो, एग्जैक्ट नहीं, मतलब एग्जैक्ट वही चीज नहीं है, लेकिन इसकी मिसाल वैसा ही है। और अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपको खुद भी अंदाजा होगा कि ये मटेरियलिटी ही की एप्लीकेशन है, उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है, सही है ना। हम नॉर्मल आर्ट में भी ये कहते थे, मिस एक मटेरियलिटी लेवल सेट करेंगे और फिर पॉपुलेशन में से मिस स्टेटमेंट को ढूंढेंगे। अगर मिस स्टेटमेंट इस लेवल से कम आ गई हम कहेंगे ठीक है, अगर मिस स्टेटमेंट लेवल से ज्यादा हुई हम कहेंगे गड़बड़ है। तो यही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट था हमारा सैम्पलिंग अप्रोच का। सैम्पलिंग अप्रोच दो तरह की होती है, एक स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, एक नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। फर्क दोनों में यह है कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में हमारा फोकस होता है स्टैटिस्टिकल टूल्स के ऊपर, यानी यूं समझ लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में हमारा फोकस होता है नेचुरल इंटेलिजेंस के ऊपर, जजमेंट, बिल्कुल ह्यूमन जजमेंट, ऑडिटर की जजमेंट जो उसने अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से हासिल किया। कह रहे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का मतलब है सैम्पलिंग अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स रैंडम सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी आइटम्स को रैंडमली सिलेक्ट करना, एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू वैल्यूएट रिजल्ट, और रिजल्ट्स को प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बेस पे वैल्यूएट करना। प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होती है कि भाई अगर 10 में 2 गलतियां ना तो 100 में 20 गलतियां होंगी चांस। ये जो हम प्रोजेक्शन करते हैं ना, इसके बैक एंड पे प्रोबेबिलिटी थ्योरी काम कर रही है। प्रोबेबिलिटी में ऐसे होता है ना, इतने में इतने तो इतने में कितना चांस है, वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू वैल्यूएट रिजल्ट ऑफ सैंपल एंड मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, सैम्पलिंग रिस्क की मेजरमेंट भी इसमें की जाती है। सैम्पलिंग रिस्क में रिस्क भी मेजर बताया था ना, हम रिस्क को मेजर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए रिस्क को हम मेजर कर सकते हैं, और इसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज किया जाता है। और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग दैट डज नॉट यूज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, यानी उसमें रैंडम सिलेक्शन नहीं होती, प्रोबेबिलिटी थ्योरी नहीं होती। अच्छा, अगर सैम्पलिंग में रैंडम सिलेक्शन नहीं है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी नहीं है, स्टैटिस्टिकल टूल नहीं है, तो फिर क्या चीज है? आइटर की जजमेंट। कुछ ऑडिटर भी आइटर की अपनी प्रेफरेंस है, चाहे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज करे चाहे नॉन स्टैटिस्टिकल। कुछ आइटर ये समझते हैं कि जी हमारी जजमेंट जो है वो कंप्यूटर से ज्यादा या कंप्यूटर टेक्निक से ज्यादा बेहतर है, वो कर ले। जो समझते हैं नहीं हम रूटीन नेचर के डिसीजंस में हेल्प ले सकते हैं कंप्यूटर्स वगैरह की, फार्मूलाज की, सॉफ्टवेयर्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज कर ले। स्टैंडर्ड ने मना किसी को नहीं किया, दोनों की इजाजत है।
और आगे थोड़ी सी डिबेट भी किया उसने स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे, लेकिन एंड पे उसने क्या कहा है कि ये ऑडिटर की अपनी जजमेंट है, वो जिस मेथड को चाहे यूज कर सकता है। पाकिस्तान में प्रैक्टिस में ज्यादा कौन सा मेथड है मैं बताऊंगा तो आप ये ना आपका सर ऐसे तो नहीं होना चाहिए। नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ज्यादा यूज होती है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। बहरहाल जो मेरा जब जो मेरा एक्सपीरियंस है जब तक मैं प्रैक्टिस कर रहा था, हाँ, और उसकी रीजन यही होती थी कि ऑडिटर ये समझते थे कि कंप्यूटर हमारी जजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता। कुछ जगहों पे ये बात ठीक भी है, लेकिन कुछ जगहों पे उससे हेल्प भी ली जा सकती है। बहरहाल ये आपकी अपनी फैसला है। तो स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल के एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इससे आगे चलें। सैंपल साइज मैंने आपसे कहा था पढ़ के आना है। कितने स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं? समझ आया कि नहीं? एंड में कोई बात नहीं। मेन कंसेप्ट क्या देखें, याद रखिएगा। सैंपल साइज में ये तो कंफर्म है कि हमारा सैंपल का साइज 100% से लेस होगा, लेकिन लेस कितने परसेंट होगा, 70% या 30%, ये कंफर्म नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ किसी भी स्टैंडर्ड में। वो ये कहते हैं 100% से कम हो, लेकिन कम कितना नहीं लिखा। तो प्रैक्टिकली किसी क्लाइंट पे हमारा सैंपल साइज 30% होता है, किसी पे 40, किसी पे 50, 60, 70। ये जजमेंट या डिसीजन ऑडिटर ने खुद करना होता है कि इस सिचुएशन में, इस एरिया में क्या सैंपल, मे बी सेल्स में उसका सैंपल साइज हो 70%, परचेज में उसका हो 30%। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो क्या रीजन अगर सवाल के जहन में ये आता है कि ऑडिटर कैसे डिसाइड करता होगा कि किसी सिचुएशन में उसे लार्जर सैंपल साइज सेलेक्ट करना है कि स्मॉलर सैंपल साइज सेलेक्ट करना है? ये क्या, इसका मतलब जजमेंट। लेकिन हमेशा की तरह ये जजमेंट जो ऑडिटर की होती है ये भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हवाई जजमेंट कभी नहीं होती। जब कभी हम ये कहते हैं ना ये चीज ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करती है, इसका ये मतलब नहीं होता कि ऑडिटर का जो दिल करेगा वो कर लेगा। नहीं, हमेशा जो प्रोफेशनल जजमेंट होती है वो कुछ ना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। हमने प्रैक्टिकली वो फैक्टर्स को भी जस्टिफाई करना होता है। तो सैंपल साइज किन फैक्टर्स पे डिटरमाइन करता है, यानी कौन से फैक्टर्स को सामने रखेंगे और डिसाइड करेंगे ये फैक्टर है तो सैंपल साइज ज्यादा होना चाहिए, ये फैक्टर है तो सैंपल साइज कम होना चाहिए। वो आपको ये समझा रहा है। समझाने के लिए मुझे ये बताइए क्या आपके ख्याल में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के फैक्टर और टेस्ट ऑफ डिटेल्स के फैक्टर सेम होने चाहिए या डिफरेंट होने चाहिए? डिफरेंट होने, बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहले कौन से सीखे, टेस्ट ऑफ डिटेल के टेस्ट ऑफ कंट्रोल के? हाँ शाबाश, टेस्ट ऑफ डिटेल कहते हैं तो आपका कंसेप्ट गलत होता। क्यों? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पहले होते हैं। शाबाश। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। अच्छा, आपने सोचना कैसे है, सबसे पहला ही सबसे मुश्किल है। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, ये कैसे आपने सोचना है? इसको आपने लिंक करना है मटेरियलिटी लेवल के साथ। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन का मतलब मटेरियल। अगर किसी सिचुएशन में टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इंक्रीज, यानी मटेरियलिटी लेवल इंक्रीज ज्यादा, तो रिस्क क्या होगा? रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना, ये बताया था। मटेरियलिटी लेवल इंक्रीज हुआ तो रिस्क कम होगा, रिस्क कम होगा तो सैंपल साइज कम होगा। देखिए वो कह रहा है इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन तो इफेक्ट ऑन सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिक्रीज। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्या है? अंदाजा कि कितनी गलतियां होंगी, कितनी गलतियां होंगी। अगर हमारा अंदाजा हो कि गलतियां ज्यादा होंगी, रिस्क ज्यादा होगा, सैंपल साइज भी ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा, सैंपल साइज ज्यादा। फिर डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, आपको कितना, देखिए लेवल ऑफ एश्योरेंस दो तरह के होते हैं हमारे मुंह तौर पे, एक मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। रीजनेबल, ऑडिट में रीजनेबल है, ऑडिट कर रहे हैं, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए तो सैंपल साइज ज्यादा, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस सैंपल साइज का। यही वजह है कि ऑडिट में हम प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करते हैं, रिव्यू में प्रोसीजर कम। क्यों भला? ऑडिट में डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस ज्यादा है। ये भी बात समझ आ गई। फिर इसके बाद एक्सटेंट टू विच ऑडिटर प्लान्स टू रिलाई ऑन कंट्रोल, ऑडिटर कंट्रोल पे कितना रिलाई करना चाहता है। अगर कंट्रोल्स पे ज्यादा रिलाई करना चाहता है, सैंपल साइज ज्यादा, कम रिलाई करना चाहता है, सैंपल साइज, और बिल्कुल रिलाई नहीं करना चाहता तो जरूरत ही नहीं है टेस्टिंग की, टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। फिर पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज, अब यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में पॉपुलेशन साइज का ताल्लुक होता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ, टेस्ट ऑफ डिटेल में अमाउंट के साथ, ही तो बताया हुआ ना, परसेंटेज। पॉपुलेशन साइज का नेग्लिजिबल इफेक्ट है, इसको आप अगर रट्टा लगा लें तो बेहतर है, आपकी जिंदगी भी आसान, मेरी जिंदगी भी आसान। पॉपुलेशन गलत कंसेप्ट में क्या आता है, ज्यादा पॉपुलेशन होगी सैंपल साइज ज्यादा होना चाहिए, कम पॉपुलेशन होगी सैंपल साइज, ऐसा नहीं होता। इसकी जस्टिफिकेशन बता दूं, पाकिस्तान में छोटी से छोटी कंपनी है, उसके लिए भी कंपनी ला ने कहा हुआ है 120 दिन के अंदर आपने एजीएम कंडक्ट करवा के ऑडिट रिपोर्ट देनी है, और बड़ी से बड़ी कंपनी भी 120 दिन। इसी रिक्वायरमेंट से समझ है कि छोटी कंपनी बड़ी कंपनी दोनों के लिए 120 दिन है, तो हमारा सैंपल साइज दोनों के लिए सेम होगा। वरना छोटी कंपनी के लिए 120 दिन है जिसका रेवेन्यू 100 मिलियन है, उसके लिए 120 दिन, तो जिसका रेवेन्यू 1000 मिलियन है उसके लिए तो 1200 दिन होने चाहिए मैथमेटिकली। नहीं, ऐसा नहीं मैथमेटिकली, लेकिन होता नहीं ऐसा। क्यों नहीं होता? इसी वजह से। इसकी रीजन भी आपको बता दूं, इसकी रीजन ये है कि बड़ी कंपनीज में सैंपल साइज उतना ही रहता है, असल में अमाउंट ज्यादा होती है, तो सैंपल साइज उतना ही रखे ना तो एविडेंस मिल जाता है। इसीलिए पॉपुलेशन का सैंपल साइज में इफेक्ट क्या होगा? नेग्लिजिबल। ठीक है जी। अब उसका तरीका वारदात सुनने आई कि अब क्या करेगा। दो चीजों को हाईलाइट करें, एक इंक्रीज को करें और एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल को करें। करेगा क्या?
इंक्रीज की बजाय सिखाया इंक्रीज से पूछ लेगा, तो क्या वही कंसेप्ट है, अपोजिट उलट हो जाएगा। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो गया, सैंपल साइज क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन डिक्रीज, सैंपल साइज डिक्रीज, डिजायर्ड लेवल ऑफ एरर डिक्रीज, कंट्रोल्स पे रिलाई कम करना है, पॉपुलेशन कम हो गई, नेग्लिजिबल इफेक्ट। पहले भी इंक्रीज का भी नेग्लिजिबल इफेक्ट था, नो इफेक्ट नहीं लिखना, नेग्लिजिबल इफेक्ट लिखना। क्लियर ये? तो इंक्रीज डिक्रीज में आपको घुमाएगा और दूसरा घुमाएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल में। फैक्टर उठाएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल का, इफेक्ट पूछेगा चलते चलते, एक दो ऊपर वाली एग्जांपल पूछेगा सीधी, फिर एक आधी दरमियान में मिक्स कर देगा। फैक्टर होगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल का, इफेक्ट पूछेगा टेस्ट ऑफ डिटेल में, फैक्टर होगा टेस्ट ऑफ डिटेल्स का। ये तो इससे ज्यादा दाव पेच नहीं खेल सकता वो। फिर टेस्ट ऑफ डिटेल में आ जाए, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इंक्रीज, इसको मटेरियलिटी से लिंक करें। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इंक्रीज, मटेरियलिटी लेवल इंक्रीज, रिस्क डिक्रीज, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, सैंपल साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट इंक्रीज, तो सैंपल साइज डिक्रीज। एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट बेसिकली रिस्क ही है, क्या आपके ख्याल में कितनी मिसस्टेटमेंट होंगी। डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस इंक्रीज, सैंपल साइज इंक्रीज। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, ये एक्सप्लेन करें। स्ट्रैटिफाई कर दिया तो इससे रिस्क कम हो जाता है, ये बड़ा बना स्ट्रैटिफिकेशन, रिस्क कम हो जाए तो सैंपल साइज कम हो जाएगा, वही लिखा है उसने। अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर से अगर एविडेंस ले रहे हैं तो इस वाले से कम लेना है एविडेंस, ठीक है ना। अगर अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर से एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं तो हमें कम जरूरत पड़ेगी इस एविडेंस की, टेस्ट ऑफ डिटेल से एविडेंस कम लेना है। और पॉपुलेशन साइज का इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये छोटा सा टेबल है, इजी है। आगे चलते हैं। हाँ, एग्जाम में बात पता क्या होता है, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछता है ना, कहता है बताओ मुझे फैक्टर्स, तो वो सिर्फ फैक्टर्स बता देते हैं, सैंपल साइज पे इफेक्ट नहीं बताते। आसान है ना, उसके लिए सोचना पड़ता है, इसके लिए सोचना, ये रटल गया होता है, ये आसान है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, उसको एक्सप्लेन करना हो उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट कौन सा वाला कंसेप्ट है, मटेरियल परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की एप्लीकेशन है। तो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट को ऐसे ही समझे जैसे ये मटेरियलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इंक्रीज हुआ मतलब लेवल इंक्रीज हुआ, तो मटेरियलिटी और रिस्क का रिलेशनशिप कोई बताया मैंने, तो मटेरियलिटी लेवल इंक्रीज, रिस्क डिक्रीज, रिस्क डिक्रीज तो प्रोसीजर भी डिक्रीज, यानी कम सैंपल साइज। आप जब इन फैक्टर का इस टॉलरेबल में डायरेक्ट सैंपल साइज पे इफेक्ट सोचेंगे ना, वो नहीं आएगा समझ में, अब वो नहीं आएगा, आपको वाया रिस्क चलना पड़ेगा, उससे पता चल जाएगा टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट का रिस्क क्या इफेक्ट है, रिस्क का फिर प्रोसीजर में रिस्क के साथ लिंक कर देना तो फिर आसान हो जाता है कंसेप्ट, क्योंकि रिस्क वो हमारा बचपन से, मतलब जब से आगे शुरू किया तब से पढ़ते आ रहे हैं, हाई रिस्क हाई प्रोसीजर, लो रिस्क लो प्रोसीजर, हाई रिस्क हाई, तो वो कंसेप्ट बड़ा पक्का है, तो इसीलिए रिस्क के साथ लिंक कर रहा हूं। डायरेक्ट सैंपल साइज पे इफेक्ट सोचेंगे उसमें गलती का चांस है। जी सैंपल साइज क्लियर हो गया। फिर है मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन। अच्छा, ये छोटा सा कंसेप्ट है कि आपने ये तो फैसला कर लिया, देखें हमने फैसला कर लिया टेस्ट ऑफ कंट्रोल के टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ डिटेल फर्ज करें, हमने फैसला कर लिया कि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, फर्ज कीजिए नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, ठीक है। अब हमने फैसला कर लिया सैंपल साइज क्या होगा, 60% के 30%, फर्ज करें 30%। अगला फैसला यह है कि ये जो सैंपल पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, जो सैंपल पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करना है कैसे सेलेक्ट करना है, क्या वैसे सेलेक्ट करना चाहिए जैसे लॉटरी कोई निकालते हैं, जैसे कमेटी निकालते हैं, कमेटी निकलते कभी देखी आपने, पर्चियां डाल के घुमा दिया उसको उठा, ठीक है। वो तरीकाकार कौन सा होता है भला, रैंडम, गलत, वो हैपहैजर्ड तरीकाकार होता है, क्योंकि उसमें कोई स्ट्रक्चर टेक्निक यूज नहीं होती। रैंडम सिलेक्शन याद रखें, रैंडम सिलेक्शन उस सिलेक्शन को कहते हैं जिसके बैक एंड पे रैंडम नंबर टेबल यूज हो रहा होता है, वो रैंडम नंबर जनरेट करता है। बता, मोबाइल निकाले, गूगल पे जाएं, चले ये भी हैपहैजर्ड और रैंडम में तो फर्क ढूंढते हैं। मोबाइल निकाले, शाबाश, जल्दी जिनके पास साथ वाले का देख ले भाई, साथ गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च में जाइए, सर्च में लिखे, अच्छा भाई रहने दे, पहले भाई की बात सुन ले, हाँ सुना ले, तेरी बात है, क्या है, सर्च पे जाइए, लिखे रैंडम नंबर जनरेटर, क्लिक कर दें, वो आपको कुछ नंबर देगा, मिनिमम पे एक अमाउंट है, मैक्सिमम पे है, ऐसे है ना। अब ये आपकी सेल इनवाइसेस नंबर हैं, फर्ज कीजिए हमारे पास है 2500 सेल इनवाइसेस, तो मिनिमम को 1 रखें, मैक्सिमम को लिख दे 2500। सैंपल कितने का उठाना है, फर्ज कीजिए हमने सैंपल सेलेक्ट करना है 50 आइटम का, तो हम क्या करेंगे, हम पर्चियां डाल के 50 नहीं सिलेक्ट कर ले, या वैसे टी काउंट देख के ये नहीं करिए, ये कर लो सिलेक्ट, ये कर लो सिलेक्ट, उसमें बायस होने का खतरा है। आप जनरेट का बटन प्रेस कीजिए, पहली ट्रांजैक्शन क्या 359 मेरी 775,
607, ये रैंडम, फिर दोबारा दूसरा सेलेक्ट करें 723, तीसरा सेलेक्ट करें 720, ये है रैंडम। इसके बैकएंड पे रैंडम नंबर टेबल यूज हो रहा है। इस कंप्यूटर टेक्निक की मदद से, रैंडम नंबर टेबल की मदद से जो आएगा ना सैंपल, वो होगा रैंडम नंबर। ये तो बिल्कुल बेसिक है। असल में वो आप सारे का सारा जो सैंपल है वो एक वक्त में ही बटन दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद है। ठीक है, तो ये रैंडम नंबर समझ आ गया क्या है? ये है रैंडम नंबर। वो जो आप कहते हैं ना, वो बगैर किसी टेक्निक के, बगैर सोचे समझे कोई चीज उठा लेना, उसमें तो कोई टूल यूज ही नहीं हो रहा। वो है जजमेंट यूज हो रही है ना, कोई स्टैटिस्टिकल टूल यूज नहीं हो रहा, वो है हैज़ार्ड। बस कर दे, वापिस आ जाए। मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन क्या है भाई? रैंडम सिलेक्शन और हैज़ार्ड सिलेक्शन समझ आ गया आपको? रैंडम सिलेक्शन क्या है? इन दिस मेथड ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। देखिए 2500 में जितनी भी आइटम है, सबका एक जैसा चांस है ना। बटन दबा के हमें तो नहीं पता नहीं कौन सी आइटम आ जाए, हर एक का सिलेक्ट होने का चांस है। रैंडम नंबर आर यूज्ड टू सिलेक्ट आइटम फॉर टेस्टिंग। रैंडम सिलेक्शन में रैंडम नंबर यूज होते हैं। ठीक है, वो इसके बैकएंड पे, सॉफ्टवेयर के बैकएंड पे रैंडम नंबर टेबल होता है, वो अलग एक साइंस है, वो किस तरीके से काम करता है। बहरहाल रैंडम सिलेक्शन। अब इसके बाद क्या है? हैज़ार्ड सिलेक्शन। हैज़ार्ड सिलेक्शन क्या है? कह रहे हैं इन दिस मेथड ऑडिटर सेलेक्ट सैंपल ऑन आर्बिट्रेरी बेसिस, बगैर कोई टेक्निक इस्तेमाल करिए, विदाउट ए स्ट्रक्चर्ड टेक्निक, कोई साइंटिफिक टेक्निक यूज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल चूजिंग एनी 100 आइटम फ्रॉम पॉपुलेशन में कोई से भी 100 आइटम चूज कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, बगैर किसी अपनी जजमेंट की बेस में, सिर्फ कोई साइंटिफिक टेक्निक नहीं यूज करना। तो वो जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, वो लॉटरी वाली एग्जांपल, वो पर्चियों वाली एग्जांपल, कमेटी वाली एग्जांपल, वो वाली एग्जांपल कौन सी थी? हैज़ार्ड थी। रैंडम असल में आपके ज़हन में इसलिए आता है क्योंकि स्टैट में आपने पढ़ाई रैंडम है, वो रैंडम सिलेक्शन होती है। स्टैट के क्वेश्चन में जो रैंडम पढ़ते हैं वो सही रैंडम, क्योंकि वो स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं। हैज़ार्ड मेथड इज नॉट एप्रोप्रिएट व्हेन यूजिंग स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, बिकॉज क्यों? सैंपल में कंटेन बायस। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग दो तरह की है, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल। अगर आप स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यूज कर रहे हैं तो बताइए रैंडम सिलेक्शन या हैज़ार्ड सिलेक्शन कौन सा यूज करेंगे मेथड? रैंडम, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल टूल यूज करता है। और अगर नॉन स्टैटिस्टिकल, हैज़ार्ड, क्योंकि नॉन स्टैटिस्टिकल जजमेंट यूज होती है और ये भी जजमेंट को सपोर्ट करता है। अच्छा, फिर है सिस्टमैटिक सिलेक्शन। सिस्टमैटिक सिलेक्शन क्या है? एवरी nth आइटम को सेलेक्ट करना। पहले हम एक इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फर्ज कीजिए, इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं। मैंने आपसे कहा था 1 से लेके 2500 तक, ये है हमारा सैंपल। तो टोटल पॉपुलेशन हमारी हुई 2500 की। सैंपल कितने का सेलेक्ट करना है? मतलब कितना सैंपल सेलेक्ट करें? 50। तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया 50 नहीं, कम ज्यादा कर लें क्योंकि वो सेम आ जाएगा आंसर। 100 जब डिवाइड किया तो इंटरवल आया 25 का। अब सिलेक्शन कैसे भी, गौर से सुनिएगा। मैंने पहला डिजिट जो सिलेक्ट करना है ना, 1 से लेके 25 तक, वो रैंडमली सिलेक्ट करना है। 1 से लेके 25 तक फर्ज करें रैंडमली सिलेक्ट कर लें, कोई सा नंबर बोले 9। पहला फर्ज कीजिए 9 आ गया हमारे पास नंबर। अब मैंने हर 25वीं आइटम को सेलेक्ट करना है, एवरी 25th आइटम। पहले इंटरवल कैलकुलेट कर लिया 25 का, पहला यूनिट कैलकुलेट करके हर 25वां। अब अगला आइटम कौन सा होगा? 34, फिर इसके बाद 59 और ऐसे ही चलता जाएगा एवरी 25th। ये है सिस्टमैटिक सिलेक्शन। पहले एक इंटरवल कैलकुलेट कर लिया जाता है और फिर फर्स्ट यूनिट रैंडम, तो देखें वो रैंडम वाला एलिमेंट भी आ गया, और फिर उसके बाद एवरी 25th आइटम। अब ये डिपेंड करता है आपका सैंपल साइज, अगर फर्स्ट कीजिए 25 है तो उस लिहाज से इंटरवल डिफरेंट होगा। 50 है इंटरवल डिफरेंट होगा, 75 है सैंपल इंटरवल डिफरेंट होगा। क्लियर? ये समझ आ गया आपको सिस्टमैटिक सिलेक्शन? तो बताइए सिस्टमैटिक सिलेक्शन किसके लिए सूटेबल है? स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के लिए कि नॉन स्टैटिस्टिकल? स्टैटिस्टिकल, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक आ गई। कैसे? रैंडम। इसमें भी रैंडम सिलेक्शन आ गई ना, पहला नंबर रैंडम जो आ गया। अब ब्लॉक सिलेक्शन, ये चारों टेक्निक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपको समझ आ गई है तो आप उसका आंसर दे सकेंगे। ब्लॉक सिलेक्शन का मतलब क्या है? ब्लॉक सिलेक्शन इन्वॉल्व्स ए कंप्लीट ब्लॉक ऑफ एडजेसेंट आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल सेलेक्टिंग ऑल सेल इनवॉइसेस ऑफ ए पर्टिकुलर वीक और मंथ। मैंने फर्स्ट कीजिए क्लास में से 10 स्टूडेंट्स का सैंपल सेलेक्ट करना है वैल्यूएशन करने के लिए कि एग्जाम में परफॉर्मेंस क्या होगी। अब मैंने क्लास में जितनी भी फर्स्ट कीजिए हर सीट को एक नंबर अलॉट किया और मैंने टोटल नंबर आया फर्स्ट कीजिए 234। अब मैंने उसमें से 10 रैंडमली सेलेक्ट किया। टेबल वो गया गूगल पे, मिनिमम नंबर 1 रखा, मैक्सिमम 234 रखा और प्रेस करते करते 10 नंबर्स को सेलेक्ट कर लिया। ये कौन सी सिलेक्शन है? रैंडम। अच्छा, और मैंने अपनी जजमेंट की बेस पे, हाँ भाईजान आप सेलेक्ट हो गए, आप सेलेक्ट हो गए, आप हैज़ार्ड सिलेक्शन। ठीक है। अच्छा, और अगर मैं ये कहता हूं कि जी तरतीब से सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो मैंने पहले फर्ज कीजिए कि सैंपल में ये इन स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, नंबर 3 को, फिर उसके बाद हर 20वें स्टूडेंट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। पहले नंबर 3 को सेलेक्ट कर लिया, फिर 23, फिर 43। ये क्या है? सिस्टमैटिक सिलेक्शन। अब सुने, और अगर मैं कहता हूं मैंने 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट किया और इसके साथ आगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10 इस समेत इकट्ठे सेलेक्ट कर लिया, ये ब्लॉक सिलेक्शन। ये 4 मेथड हैं
इन चारों मेथड में से एक मेथड ऐसा है जिसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, ये आप कभी भी यूज नहीं कर सकते, ब्लॉक सिलेक्शन। और आप इसकी रीजन बता सकते हैं, रीजन क्या है कि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं होता। 4 मेथड समझ आ गए? चलिए गुड। ये कुछ स्टडी टिप्स बता रहा है, कह रहा है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। बिल्कुल ठीक है, एग्री करते हैं, ऐसे होता है ना, रैंडम सिलेक्शन है, कोई भी सिलेक्ट हो सकती है। इन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ओनली सिस्टमैटिक एंड रैंडम सिलेक्शन इज यूज्ड। बिल्कुल ठीक है, हैपहैज़र्ड थोड़ा यूज करनी चाहिए स्टैटिस्टिकल में। क्या स्टैटिस्टिकल में हैपहैज़र्ड यूज करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। और नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। यानी स्टैटिस्टिकल में होता ना, जब आप वो मैट्रिक करते हैं तो उसके बाद रूल होता है कि एफएससी में एडमिशन उसी को मिलेगा जिसने मैट्रिक में साइंस पढ़ी है? लेकिन एफए करना चाहते हैं तो कोई भी कर सकता है, मैट्रिक में जिसने साइंस पढ़ी है वो भी और जिसने आर्ट्स पढ़ी, ऐसे ही होता है ना। इसी तरह स्टैटिस्टिकल का क्राइटेरिया अपग्रेड, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है ना, तो इसमें सिर्फ आपका रैंडम सिलेक्शन यूज होगा मेथड या सिस्टमैटिक होगा। लेकिन अगर नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है, कोई भी हो सकती है, जिसने साइंस पढ़ी है साइंस वाले मेथड वो भी आ सकते हैं, और जो आर्ट्स वाले मेथड हैं रैंडम भी आ सकता है, हैपहैज़र्ड भी आ सकता है, समझे। लेकिन जो नहीं आ सकता, ब्लॉक सिलेक्शन रिकमेंडेड सिलेक्शन नहीं है, ये आपने किसी भी ना स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में यूज करनी है ना नॉन स्टैटिस्टिकल में। पढ़ा सिर्फ आपको, जैसे कुछ चीजें होती है ना, वो सिर्फ इबरत का निशान होती हैं, वो सिर्फ इसलिए दिखाई जाती हैं, बताई जाती है ताकि लोग देख के उनको इबरत। तो ब्लॉक सिलेक्शन भी ऐसा ही है, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि कल को आपके ज़हन में ये ना आ जाए कि ये भी एक तरीकाकार हो सकता है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करना। चलिए सिलेक्शन क्लियर। अच्छा, ये छोटे छोटे सैंपलिंग में खास बात पता है क्या, इसमें कंसेप्ट छोटे छोटे हैं, और मुश्किल बात पता है क्या है, कंसेप्ट ज्यादा है, कंसेप्ट ज्यादा है। तो मुझे जाती तौर पे वैसे छोटे छोटे कंसेप्ट हो, ज्यादा हो, ये ज्यादा अच्छा लगता है, बंदा नई नई चीज सीखता जाता है। लेकिन शायद स्टूडेंट्स ये कहते हैं नहीं सर कंसेप्ट ज्यादा हो जाए ना तो याद करना मुश्किल होता है, उससे अच्छा एक ही कंसेप्ट बड़ा हो, चाहे मुश्किल हो, पता समझ आ जाए तो हम कर लेंगे उसको बहरहाल। लेकिन सैंपलिंग हर चैप्टर जाहिर है उसका अपना एक मिजाज होता है। भाई सैंपल सेलेक्ट कर लिया आपने, साइज कितना होगा ये भी डिसाइड कर लिया, सिलेक्शन के लिए स्टैटिस्टिकल टूल या नॉन स्टैटिस्टिकल डिसाइड कर लिया, मेथड भी डिसाइड कर लिया, सैंपल आ गया, अब सैंपल आपके सामने पड़ा है। पिछला लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहां पे खत्म हो गया, जैसे ही सैंपल सामने आया पिछली एपिसोड खत्म। अब नेक्स्ट एपिसोड, इसमें क्या है, आपके सामने सैंपल पड़ा हुआ है, तो क्या करना है, प्रोसीजर परफॉर्म करना। अच्छा, यहां पे ये स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं सिखाएगा, ना ही इसको सिखाने चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोसीजर तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से डिसाइड करने हैं ना। भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं, कभी आप अप्रूवल चेक कर रहे होंगे, ठीक है, कभी सेग्रीगेशन ड्यूटी चेक कर रहे होंगे, ठीक है, कभी कुछ इसका टेस्ट ऑफ डिटेल है, कभी गुड डिस्पैच नोट चेक कर रहे होंगे, कभी जीआरएन चेक कर रहे होंगे। तो वो तो आपके स्पेसिफिक प्रोसीजर आपने अपने मकसद के लिहाज से जो परफॉर्म करने करें, वो आपको बता रहा है कि सैंपलिंग के असूल कैसे आपके प्रोसीजर को इफेक्ट करेंगे। कह रहे हैं आपने क्या करना है, पहला असूल, ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड। हमारा एक रूल होता है, सैंपलिंग की सैंपलिंग नहीं करनी, पॉपुलेशन की सैंपलिंग करनी है, सैंपलिंग की सैंपलिंग नहीं। सैंपलिंग की सैंपलिंग से क्या मुराद है, 100 में से 10 आइटम उठाई, हम जो जूनियर होते हैं ना, उसमें 10 आइटम में कोई कहता मसला आ जाए ना, तो सीनियर से कहते हैं सर ये मसला आ रहा है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, इसको चेंज कर लें, इसके बजाय कोई दूसरा आइटम सेलेक्ट कर लें। तो सीनियर फिर हमें समझाता है सैंपलिंग की सैंपलिंग नहीं कर, वो कह रहे हैं इसी मसले को ढूंढने के लिए तो हम आए हैं, और मसला सामने आप कह रहे हैं कि जिसको इग्नोर करके कोई और आइटम सेलेक्ट कर ले, नहीं करना। इसलिए उसने कहा सैंपल में जो आइटम आ गए, एक एक आइटम पे प्रोसीजर परफॉर्म करना है, जो भी आपका प्रोसीजर है उसे लेना देना कोई नहीं हमें। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कुछ होगा, टेस्ट कुछ होगा, अंडरस्टैंडिंग कुछ होगा, अंडरस्टैंडिंग कुछ होगा, प्रोसीजर कुछ भी है, लेना देना नहीं। रूल क्या है, हर आइटम पे प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अच्छा, अब यहां पे 2 एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है इफ ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेलेक्टेड आइटम, या इफ ऑडिटर इज अनएबल टू अप्लाई डिजायर्ड और अल्टरनेटिव प्रोसीजर। यानी पहले जैसे फर्ज कीजिए, दोनों में फर्क बता रहा हूं, मैंने चेक करना था कि क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा हूं, और मैंने देखना है कि क्या हर पेमेंट की अप्रूवल सीएफओ ने दिया कि नहीं दी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल ही होगा। सैंपल मैंने कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन का सैंपल सेलेक्ट किया, 10 ट्रांजैक्शन सेलेक्ट किए, 8 बिल्कुल ठीक मैच हो गया। 9वीं ट्रांजैक्शन जो थी, पता चला कि चेक लिखते हुए उसमें गलती हो गई थी, उसको फिर क्रॉस करके अमाउंट में कुछ और लिखा गया था, वर्ड्स में कुछ और लिखा गया था, तो उसको फिर क्रॉस करके वेरी नेक्स्ट चेक इशू किया गया। एक प्रॉब्लम यह है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो आइटम मैंने सेलेक्ट की उसका किसी को पता ही नहीं है कि ये पेमेंट किसको हुई है, कब हुई है, किसने, वो चेक का रिकॉर्ड ही मिसिंग है, रिकॉर्ड ही गायब है। अब ये 2 प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, एक में वो कैंसिल हो गया, एक रिकॉर्ड ही नहीं। क्या दोनों को सेम वे में ट्रीट करना चाहिए? नहीं, यही स्टैंडर्ड कह रहा है जिसका तो आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना, ये है अनएबल टू अप्लाई प्रोसीजर, अनएबल टू अप्लाई प्रोसीजर। इसको क्या कर, यानी चेक या डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गए, इसको क्या करें, डेविएशन। टेस्ट ऑफ कंट्रोल है तो डेविएशन, टेस्ट ऑफ डिटेल्स है तो
इसको क्या कह रहा है? अनएबल टू अप्लाई प्रोसीजर। इसको क्या कह रहा है? अनएबल टू अप्लाई प्रोसीजर। और इफ ऑडिट नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल को अलग अंडरलाइन करें, अनएबल टू अप्लाई प्रोसीजर अलग, दोनों का मैसेज डिफरेंट है। नॉट एप्लीकेबल का मतलब है किसी रीजन की वजह से वो उस पर नहीं हो सकते, अवेलेबल है रिकॉर्ड सारा। जैसे बाजू का कैंसिल हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैंसिल भी तो हो जाया करते हैं। इस सिचुएशन में आपने क्या करना है? इफ प्रोसीजर्स आर नॉट एप्लीकेबल, वो कह रहे हैं आप ऐसा करें, वेरी नेक्स्ट आइटम को, रिप्लेसमेंट आइटम को सिलेक्ट कर ले। यानी अगर चेक का सैंपल सेलेक्ट किया, उसमें से एक चेक ऐसा है जो कैंसिल हो चुका, हो सकता है कि नहीं चेक कैंसिल होते कि नहीं, इसमें एडिटर ने क्या करना है? वेरी नेक्स्ट आइटम। कोई गुड सीड नोट था, सीक्वेंसली 3 नंबर होते हैं, एक के ऊपर कोई गलती होगी उसको कैंसिल कर दिया, इसका क्या करें? वेरी नेक्स्ट, क्योंकि उसकी जगह पे अगला जीआरएन नहीं बना होगा। और अगर जीआरएन है ही नहीं, गायब है, हाँ जी, तो फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं तो इसको डेविएशन समझना है, टेस्ट ऑफ डिटेल, क्योंकि ये ज्यादा सीवियर केस है, ये ज्यादा सीवियर केस है। ठीक है, कॉलेज में भी जो रसीद बुक होती है ना स्टूडेंट्स को देते हैं, अगर कोई स्टूडेंट ने अमाउंट दी, फर्ज कीजिए 10,000 उन्होंने लिख ली 1,000 और फिर याद आने नहीं है तो क्रॉस करके अगला रिसीट वाउचर दिया, वो हम समझ जाते हैं कि जेन्युइन केस है। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि वो पेज ही गायब है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। लगता है ये पैसे लेके जेब में डाल दिया और पेज इसलिए फाड़ दिया ताकि पता ही ना चले किसी को जहाँ पे था क्या, रिकॉर्ड कितना है। ज़बानी कलामी पूछेगा सर इसमें 1,000 रुपया था, वो गलती से इधर उधर हो गया, भाई हमें क्या पता 1,000 था कि 10,000 था। तो इसीलिए मिसिंग डॉक्यूमेंट्स का होना हमेशा सीवियर केस होता है। आगे चल के चैप्टर 19 में शायद एक पढ़ेंगे फ्रॉड, वो आपको बताता है फ्रॉड के इशारे इंडिकेशंस क्या होती हैं। उसमें एक बड़ी इंडिकेशन होती है रिकॉर्ड गायब होता है, या उसमें फॉर्जरी की गई होती है, रिकॉर्ड टेम्परिंग की गई होती है, वो चेंजेस की गई होती हैं, या वो रिकॉर्ड ही गायब होता है। मिसिंग वाउचर, मिसिंग रिकॉर्ड, स्कोप लिमिटेशन तो है ही है, लेकिन अगर जानबूझ के गायब किया गया ना, ये इसको फ्रॉड भी होता है। बहरहाल ये परफॉर्मिंग प्रोसीजर समझ आ गया आपको। हर प्रोसीजर, हर आइटम पे प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और अगर नहीं कर पाए रीजन देखनी है क्या है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल है, रिप्लेसमेंट आइटम सेलेक्ट कर लो। अनएबल टू अप्लाई प्रोसीजर है डेविएशन। अब ये नॉट एप्लीकेबल और अनएबल में फर्क समझ आया आपको? ये भूलना नहीं है आपने। नेक्स्ट, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट। इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले बहाने से पुराना कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। चैप्टर 4 हमने टाइप्स ऑफ स्कोप लिमिटेशन पढ़ा। उसमें एक कंसेप्ट था कि स्कोप लिमिटेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। स्कोप लिमिटेशन किसी भी टाइप की हो, रिपोर्ट पे इफेक्ट एक जैसा ही आएगा, मटेरियल है तो क्वालिफाइड। लेकिन अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो तो हाँ शाबाश, रिस्क ऑफ फ्रॉड याद है। इसी तरह मिस स्टेटमेंट में भी कंसेप्ट था कि अगर मिस स्टेटमेंट इंटेंशनल हो, जानबूझ के की गई हो, तो फिर वो इसमें भी रिस्क ऑफ फ्रॉड राइज होगा। ठीक है जी। सैम्पलिंग में भी तो इसी तरह के मसले मसाइल सामने आएंगे। कोई डेविएशन नजर आएगी, कोई मिस स्टेटमेंट नजर आएगी। जैसे चैप्टर 4 में कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नजर आई थी, हम उसको इन्वेस्टिगेट करते थे कि रीजन क्या है। अगर उसमें पता चलता था मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाता था। यहाँ पे भी क्या हमें देखना चाहिए कि सैम्पलिंग में जो डेविएशंस वगैरह आ रही हैं, मिस स्टेटमेंट, इनकी रीजन क्या है, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। देखना यही कह रहा है, डेविएशन और मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड सैम्पलिंग आइटर शैल इन्वेस्टिगेट देयर नेचर, कॉज एंड शैल इवैल्यूएट इट्स पॉसिबल इफेक्ट ऑन ऑडिट अप्रोच। कोई डेविएशन वगैरह देखी जाए, सामने आए उसको देखे, सर्च करे क्या रीजन है। Auditor may observe that some of the deviation and misstatements are anomalous और sharing common feature। anomalous हो सकती हैं या sharing anomalous कौन सी होती है? जो हटके हो, जिसका किसी दूसरी misstatement के साथ कोई ताल्लुक ना हो। sharing common feature कौन सी होती हैं? जो मिलती जुलती हो, जिनमें कोई खास। अब ये बड़ी अकलमंदी का काम है, ये बड़ी अकलमंदी, ये sharing common feature। sharing anomalous कौन सी है? कि जिस anomalous होती है ऐसी ट्रांजैक्शन जो वन ऑफ इवेंट किस्म की हो। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, बल्कि एग्जाम्पल से भी पहले एक छोटा सा आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं। कभी आपने कभी वो क्राइम स्टोरीज वगैरह पढ़ी हो यूट्यूब पे, कभी इस तरह की स्टोरी देखी, जो भी है, उसमें बाज़ बात ऐसे होता है, शहर के एक कोने में मर्डर हुआ, पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही होती है। ठीक है जी। 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद पता चला किसी दूसरी जगह भी मर्डर हुआ। तो भाई बड़ा शहर हो, करोड़ों की आबादी हो ही जाता है। हफ्ते 10 दिन में कोई एक आधा वाकया हो ही जाता है। कराची भी, लाहौर, जो भी बड़े, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। और हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद कोई तीसरा मर्डर हो जाए। पुलिस इन सब की अलग अलग तफ्तीश कर रही होगी, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले, अब ये अभी एनॉमलस पे था, अब मैं शिफ्ट होने लगा शेयरिंग कॉमन फीचर पे। क्या हो अगर आपको पता चले कि इन सब केसेस में जिसका मर्डर हुआ है उसके दाएं हाथ का अंगूठा काट दिया गया है। अब भी आपको पक्का सीएगा, अटेम्प्ट दे के तंग आ गया। तो मुझे बताइए कॉमन फीचर, अब इन सब को अलग अलग ही इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या इनकी कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? यही समझा रहा है कि अगर आपके डेविएशन या मिस स्टेटमेंट एनोमलस है ना, अलग अलग,
यानी हर एक दूसरे से यूनिक है, उसकी तफ्तीश अलग करो, ठीक है। और अगर शेयरिंग कॉमन फीचर हैं तो फिर उसकी इकट्ठे करो। और ये देखें सीरियल किलर इसी वजह से पकड़े जाते हैं, वो देखते हैं जितने भी आए कॉमन फीचर्स क्या, उसके मुताबिक कोई ना कोई अंदाजा लगाते हैं आगे क्या करने जा रहा है, और उसके मुताबिक पहले तैयार बैठे होते हैं, पकड़ लेते हैं। अक्सर ऐसे होता है, हमें भी हमारे प्रोफेशन में ये सिखा रहा है। लेकिन ये शेयरिंग कॉमन फीचर आइडेंटिफाई करना ये बड़ा सोचने समझने वाला काम होता है। वो कह रहा है कॉमन फीचर क्या हो सकता है, बाद आपको पता चले कि यार मैंने सैंपल सेलेक्ट किया है 50 का, इसमें से जो डेविएशन सामने आ रही है 4-5 आई तो हैं, ये सारी की सारी फरवरी के महीने में है, या ये सारी की सारी प्रोडक्ट बी से रिलेट करती हैं, ये सारी की सारी लास्ट मंथ में फेक सेल रिकॉर्ड हुई हैं। तो इससे कुछ आपको मजीद फर्दर मैसेज मिलता है, फूड फॉर थॉट मिलती है। कहता है यही आपने आइडेंटिफाई करना है, इसी से आप फिर फ्रॉड पहचानेंगे। इनमें अमूमी तौर पे रिस्क ऑफ फ्रॉड होता है अगर कॉमन फीचर्स हो, जैसे कोई खास टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में किसी खास ब्रांच में सारी मिस स्टेटमेंट है, कोई खास स्टाफ का पर्सन है जो ये कर रहा है, प्रोडक्ट लाइन पीरियड ऑफ टाइम यानी किस मंथ में, तो इसका मतलब है आइटम सेलेक्ट ऑल सच आइटम पॉपुलेशन, उसमें रिस्क है। अगर दिसंबर के महीने में ही आपको ये सारे मसले नजर आए हैं फेक से, तो फिर इसका मतलब क्या है, अब आपको सारा इस दिसंबर में कोई गड़बड़ चल रही है, दिसंबर के महीने की सारी ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यह है शेयरिंग कॉमन फीचर। और अगर एनॉमलस हो, एनॉमलस कौन सी मिस्टेक जो हट के होती है, जिसका दूसरों से कोई ताल्लुक नहीं होता, वन ऑफ इवेंट है। इसकी एग्जांपल देते हैं टेम्परेरी एम्प्लॉय। बात का टेम्परेरी एम्प्लॉय अगर कोई मिस स्टेटमेंट कर दे, ठीक है, तो अब मुझे यह बताइए क्या वो मिस स्टेटमेंट, जैसे हमने सैंपल सेलेक्ट किया, हमें पता चला कि 2 मिस स्टेटमेंट हुई हैं, मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला ये दोनों मिस स्टेटमेंट उस टेम्परेरी सीएफओ ने की है जब हमारा जो परमानेंट सीएफओ छुट्टियों पे गया था 10 दिन की, उसकी जगह पे दूसरे पर्सन को वहां पे बिठाया गया, उसने ये गलतियां की है टेम्परेरी एम्प्लॉय ने। अब मुझे ये बताइए, सवाल मेरा एक ही है, क्या जब मैं प्रोजेक्शन करूं कि 50 के सैंपल में 2 की मिस स्टेटमेंट है, टोटल 2500 के सैंपल में कितनी मिस स्टेटमेंट होंगी, उसमें इन 2 मिस स्टेटमेंट को इंक्लूड करूं कि ना करूं जो टेम्परेरी एम्प्लॉय ने की? क्यों ना करूं? क्योंकि ये तो सिर्फ उसी टाइम पीरियड में हुई है जब सीएफओ पूरा साल छुट्टियों पे थोड़ी रहा था। इसको कहते हैं एनॉमलस मिस स्टेटमेंट या एनॉमली। इसको प्रोजेक्शन में यूज नहीं कर, मिस स्टेटमेंट है, करेक्ट करवाना करवाएं, प्रोजेक्शन में यूज नहीं करना। ये बात समझ रहे हैं? एनॉमली को माफी है, शेयरिंग कॉमन फीचर को माफी नहीं है। एनॉमली को प्रोजेक्शन में माफी है, तो प्रोजेक्शन में यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि वन ऑफ इवेंट की वजह से हुई है। कभी कभार अब जल्जला आने की वजह से फर्ज कीजिए कोई मसला हो गया, उसको प्रोजेक्शन थोड़ी करना है, हर महीने जल्जला थोड़ी आता है। प्रोजेक्शन करेंगे तो बेसिक असम्पशन ले रहे हैं कि हर महीने रिपीट हो रहा है, ट्रांजैक्शन नहीं रिपीट होती। तो जब डेविएशन या मिस स्टेटमेंट सामने आए अगर प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए, तो आपने क्या देखना है, इनमें कोई एनॉमली है कि नहीं, शेयरिंग कॉमन फीचर है कि नहीं। एनॉमली समझ लग गया? अलग अलग केस। शेयरिंग कॉमन फीचर का मतलब क्या है? सीरियल किलर, उसको इन्वेस्टिगेट हमने दूसरे तरीके से करना। डन जी। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रोसीजर भी कंप्लीट हो गया, छोटा सा कंसेप्ट। इसमें उसने आपको 2 कंसेप्ट सिखाए हैं, पहला बल्कि 3 सिखाए हैं। नंबर 1, हर आइटम पे प्रोसीजर परफॉर्म करना है। नंबर 2, अगर अनएबल टू अप्लाई प्रोसीजर हो या प्रोसीजर नॉट एप्लीकेबल हो तो क्या करना है। अब इसमें आपने नॉट एप्लीकेबल को फर्क रखना है, अलग रखना है, और अनएबल टू अप्लाई को फर्क रखना है। तीसरी चीज, अगर मिस स्टेटमेंट या डेविएशन में से कोई एनोमली होती है तो क्या करना है, शेयरिंग कॉमन फीचर है तो क्या करना है। ये तीनों असूल आपने समझ लिए। हर आइटम पे प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, अनएबल टू अप्लाई प्रोसीजर और नॉट एप्लीकेबल में अलग रूल है हमारा, और एनोमली और कॉमन में अलग रूल है। प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, गैस कीजिए आगे क्या करने जा रहे हैं। प्रोजेक्शन भाई, अच्छा ओवरबर्डन तो नहीं हुए ना, छोटे छोटे कंसेप्ट है। और ये प्रोजेक्शन भी आपका मैथ ही है। ये 2 लाइन का, 1.5 लाइन का ये है, 1.5 लाइन का ये प्रोजेक्ट। पहले टेस्ट और डिटेल की प्रोजेक्ट, पहले ये किसी वजह से कह रहा हूं। पहले प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करना कैसे करें। प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू मिस स्टेटमेंट इन सैंपल डिवाइडेड बाय सैंपल। ये पढ़ा था ना? हाँ ये प्रोजेक्शन। लेकिन याद रखें, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में प्रोजेक्शन की जाती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में प्रोजेक्शन। रीजन क्या है? रीजन सैंपल डेविएशन रेट ही पॉपुलेशन डेविएशन रेट है। सैंपल डेविएशन रेट ही पॉपुलेशन है। ये प्रोजेक्शन भी खत्म हो गई। फिर से प्रोजेक्शन करनी है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की अलग और टेस्ट ऑफ डिटेल की अलग करनी है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की प्रोजेक्शन अलग, टेस्ट ऑफ डिटेल की प्रोजेक्शन अलग होगी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कहता है प्रोजेक्शन की जरूरत ही नहीं। मेरा गुड न्यूज। क्यों? सैंपल का डेविएशन रेट ही पॉपुलेशन का डेविएशन रेट होगा, यानी और लेकिन टेस्ट ऑफ डिटेल में प्रोजेक्शन की जरूरत है। फार्मूला से दे दिया, नहीं समझ आया? नहीं समझ आया, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। नहीं आया समझ, नहीं एग्जांपल के बगैर कंसेप्ट समझ नहीं आते होते। ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा, अभी तो 20 मिनट पड़े हैं, मैं करूंगा क्या? नहीं, जल्दी छुट्टी से बेहतर है मैं एग्जांपल्स दे दूं आपको। ना
एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव रह गया हमारा, 20 मिनट है, ऐसी जल्दी नहीं खत्म करना। अच्छा मुझे ये बताइए क्या एग्जांपल क्या थी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ, हाँ फर्स्ट कीजिए पॉपुलेशन है 250, अजीबोगरीब से अमाउंट देखते हैं ताकि पता चले। सैंपल उठाया 50 का और मिस स्टेटमेंट है 5 की नहीं करते, 2 की कर लेते हैं, 2 की। प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर सामने रखे, कैलकुलेट कीजिए। प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट 50 में 2 है, 250 में क्या होगी, फार्मूला इस्तेमाल करें, 2 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 250, 10 शाबाश। जिनकी प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट 10 है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन सेम, सबको सेंस हुआ ये कि ये मिस स्टेटमेंट नहीं, सैंपल का डेविएशन रेट कितना है। 2% वालों को 2%, ये हाल है आपका, हो गया 2% का कितना, हाँ 2 डिवाइडेड बाय 50 कितना है, तो इधर अपने पास लिख ले सैंपल डेविएशन रेट इज 4%। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, कहते हैं प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं, सैंपल डेविएशन रेट ही प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन है, यानी 4%। हमने कहा हमें यकीन नहीं आता, उसने कहा कैलकुलेट करके देख लो, सैंपल डेविएशन 4% है। अब पॉपुलेशन का डेविएशन रेट निकालें, पॉपुलेशन 50 के सैंपल में 2 की डेविएशन है, 250 में कितनी डेविएशन होगी 10, तो अब पॉपुलेशन में 10 की डेविएशन, पॉपुलेशन 250, 10 डिवाइड बाय 250 करें कितना, तो पॉपुलेशन का भी रेट ऑफ डेविएशन कितना आया, तो ये सैंपल का ही है। उसने कहा, स्टैंडर्ड बनाने वाले ने कहा मैंने बार बार चेक किया है, यही आता है आंसर। तो इसीलिए असूल बना लीजिए कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं, सैंपल डेविएशन रेट ही प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। इसकी रीजन में यह है कि परसेंटेज में, अमाउंट में होता तो इसकी भी प्रोजेक्शन होती। भाई ये समझ आ गया। अब है सारी चीजों को इकट्ठा करने का काम, लेकिन आगे चलने से पहले एक दफा फिर पीछे चलते हैं, नहीं वरना लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं जल्दी नहीं कर रहा, नहीं रिवीजन किए बगैर नहीं, छोटे छोटे कंसेप्ट है। पहले बताइए सैंपल साइज का फैक्टर्स का टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे क्या इफेक्ट है, समझ आया। फैक्टर्स टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में इन फैक्टर्स का सैंपल साइज पे क्या फैक्टर समझ आया, इंक्रीज डिक्रीज मैनेज कर लेंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का फैक्टर उठा के टेस्ट ऑफ डिटेल का इंपैक्ट पूछेगा तो बता देंगे, नहीं बताना था ये, हाँ इररिलेवेंट बता, ओके यानी ये बताएंगे कि इररिलेवेंट है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं भाई, मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन समझ आ गए। 4 सिस्टमैटिक सिलेक्शन, एवरी nth आइटम, रैंडम सिलेक्शन, रैंडम नंबर को यूज करते हुए, हैफहैजर्ड, विदाउट स्ट्रक्चर टेक्निक, आर्बिट्रेरी बेसिस, ब्लॉक सिलेक्शन, सारी की सारी रिलेटेड आइटम्स को इकट्ठे सेलेक्ट करना एडजेसेंट आइटम को, किसको कोई मेथड अलाउ नहीं करता ब्लॉक, और किसको स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में यूज किया जाता है रैंडम और सिस्टमैटिक, और किसको नॉन स्टैटिस्टिकल में यूज, तीनों को। बिल्कुल ठीक है। किसमें हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल है, स्टैटिस्टिकल। बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। सैंपल अगर 50 का हो तो कितनी आइटम पे प्रोसीजर परफॉर्म करना, 50 पे, 50 60 पे, सब पे। अगर चलते चलते पता चले कुछ पे प्रोसीजर परफॉर्म करना किसी सैंपल में नॉट एप्लीकेबल है, क्या करें, रिप्लेसमेंट आइटम को सेलेक्ट कर ले, वेरी नेक्स्ट आइटम। अगर पता चला किसी सैंपल पे अनएबल टू अप्लाई प्रोसीजर है, क्या करें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है तो डेविएशन में ले जाए उसको, डिटेल है तो। अच्छा चले, आ गया डेविएशन में आ गया या मिस स्टेटमेंट में आ गया, यहां से बात आगे लेके चलते हैं। जब पिछले वाले प्रोसीजर में इसमें हमें पता चल गया कि कोई डेविएशन या मिस स्टेटमेंट है, उसको फर्दर ध्यान से 2-4 जब सामने आ गई, हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि इनका आपस में कोई ताल्लुक वास्ता तो नहीं है। अगर कोई ऐसी डेविएशन निकलती है जो बिल्कुल स्टैंड अलोन किस्म की है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में राइज हुई, बस वो रूटीन में अगर नहीं होती, जैसे टेम्परेरी एम्प्लॉय की गलती, ठीक है, या कभी कभार जो जल्जला आया, आग लगी, उसमें हुई गलती, एनोमलस। पहचान लेंगे एनोमलस का। एनोमलस को 2 सवाल पूछूंगा। नंबर 1, प्रोजेक्शन में यूज करना है कि नहीं करना, क्यों नहीं करना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं, 1 ऑफ है, हर महीने थोड़ी हुई होगी। दूसरा, क्या मिस स्टेटमेंट है, क्या लिस्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट में इंक्लूड करना चाहिए, हाँ, क्योंकि मिस स्टेटमेंट या डेविएशन तो बहरहाल है, प्रोजेक्शन में यूज नहीं करना वो अलग बात है, गलत या ठीक तो करना चाहिए। चले, और अगर इसमें हमें पता चला कॉमन फीचर्स हैं, कोई कॉमन उंगली अंगूठा कटा हुआ, फिर क्या करना है, हमने देखना है उनका आपस में कोई लिंक, कोई कनेक्शन है कि नहीं। ये बस वही जो दिमाग वाले हैं वही कर सकेंगे,
हाँ, तो फिर हमने क्या करना है, उस लिंक को ढूंढना है। हमें पता चला ये हर जुम्मे की शाम को जो आखिरी एंट्री होती है ना, ये 3 मिस स्टेटमेंट सामने नजर आई हैं। तीनों मिस स्टेटमेंट जुम्मे की शाम को आखिरी ट्रांजैक्शन हुआ करती है। तो अब क्या करेंगे आप, 3 जुम्मे तो आपने कर लिए सेलेक्ट, उस सैंपल में आ गए थे, अब क्या करेंगे, ट्रेल बन गया। अब आप कहेंगे बाकी के जुम्मे भी सिलेक्ट कर लो। भाई ऐसे है कि नहीं? पता चला कि ये सारी गलतियां एक ही ब्रांच में हो रही हैं, कॉमन फीचर। फिर क्या करेंगे, उस ब्रांच को इच्ची बिची कर दें उसकी, समझ रहे हैं? ये है कॉमन फीचर का। भाई जब हमारे सामने डेविएशंस आए, मिस स्टेटमेंट आए, हमें उनकी नेचर और कॉज को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि नहीं? अगर नेचर और कॉज कोई एनोमली है, उसको अलग वे में ट्रीट करना चाहिए। शेयरिंग कॉमन फीचर को अलग, के दोनों को एक ही तरीके से अलग अलग। आपके ख्याल में ज्यादा खतरनाक कौन सी है? रिस्क ऑफ फ्रॉड किसमें है? कॉमन फीचर्स में। लेकिन इसको जो सोचता है ना अकल वाले, वो ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वरना तो वो कहेंगे मिस स्टेटमेंट। ये रिस्क ऑफ फ्रॉड में इसने कुछ इशारे दिए हुए हमें। हाँ, अगल वालों के अनुसार शाबाश। प्रोजेक्शन, अच्छा प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है? किसकी? रेट ऑफ डेविएशन की। उसकी जरूरत नहीं है, क्यों? शाबाश। और प्रोजेक्टेड, अच्छा अब सबसे आसान, इसमें आपको लग रहा होगा लंबी चौड़ी बात है, सिर्फ एक चीज, 10 मिनट है अभी यहां पे आ गया। फिर वही बात, मुझे सारा बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा। हमारे पास अब दो, देखे चैप्टर 4 में भी ऐसे ही होता था। मटेरियलिटी लेवल आपने डिसाइड कर लिया, प्रोसीजर परफॉर्म किए, उससे मिस स्टेटमेंट मिली, मिस स्टेटमेंट को ऐड किया। क्या करते थे आखिरी स्टेप में? मिस स्टेटमेंट को चेक करते थे मटेरियलिटी लेवल के साथ। या तो मिस स्टेटमेंट मटेरियलिटी लेवल से कम होती थी या कम होती थी, तो आप कहते थे सर ठीक है, और अगर ज्यादा होती थी गड़बड़ है। यही करना है, यही इधर करना है। अब देखें, हमने प्रोजेक्शन कर, हमने प्रोसीजर सैंपल सेट कर लिया, प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, प्रोजेक्शन कर लिए, रिजल्ट वैल्यूएशन करनी है, आखिरी काम। अब सुने, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की पहले करेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल की। टेस्ट ऑफ डिटेल में क्यों इसको बढ़िया, पहले टेस्ट तरतीब, सिर्फ याद नहीं करना, समझना भी है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए बगैर टेस्ट ऑफ डिटेल में ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ चाय पीनी है, इसके बदले में चाय पीनी है। अगर पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल सुने, हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं। एक है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, जो कि इक्विवेलेंट है हमारे मटेरियलिटी के कंसेप्ट के साथ, और एक है प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। ये टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन यानी मटेरियलिटी लेवल, ये प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन यानी हमारा अंदाजा कि पॉपुलेशन में इतने डेविएशंस होंगी, समझ रहे हैं? ये टॉलरेबल रेट ऑफ मटेरियलिटी लेवल, प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, अंदाजा कितनी डेविएशन होगी। अब सुने, अगर प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन टॉलरेबल से कम है, कंट्रोल्स क्या होगा? कंट्रोलदार कंट्रोल्स पे रिलाई करें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किया, प्रोसीजर कम कर दे सब्सटेंटिव, ठीक है? और अगर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन ये है 10%, प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन है 15%, तो हमारे ख्याल में जो पॉपुलेशन में डेविएशन है वो हमारे मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा है, तो मतलब कंट्रोल्स आर वीक। हाँ, डोंट रिलाई। क्लियर हो गई ये बात? तो ये तो आसान हो गया कि अगर प्रोजेक्टेड टॉलरेबल से कम है, कंट्रोल ओके, गुड, स्ट्रॉन्ग। अगर प्रोजेक्टेड टॉलरेबल से ज्यादा है, कंट्रोल नॉट ओके, वीक। ये था, आधा हो गया कंसेप्ट। अब दूसरा चीज क्या करनी है इसके बाद? टेस्ट ऑफ डिटेल की भी तो वैल्यूएशन करनी है। टेस्ट ऑफ डिटेल में सुने जरा, हमने कंपेयर करना है टॉलरेबल, शाबाश, टॉलरेबल रेट वाला कौन है? शाबाश, शाबाश। तो भाई ये टेस्ट ऑफ डिटेल है, इसमें रेट कहां से आ गया? इसमें माउंट आती है। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट को कंपेयर करना है, हाँ शाबाश, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। अब सुनिए, फिर सुनिए, यहां पे आप गलती करेंगे, ये है करेक्ट। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट जो फार्मूला से कैलकुलेट की, वो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से कम है। पॉपुलेशन ओके ओके। अगर पूरे सैंपलिंग का आखिरी कंसेप्ट अगर ये समझ आ गया, लेक्चर इधर ही निमट गया, वरना समझाना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट टॉलरेबल से कम है ना, तो आपने बोला कि सर पॉपुलेशन ओके है, मैं भी एग्री करता हूं, मजीद काम नहीं करने की जरूरत। अगर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट टॉलरेबल से ज्यादा है, तो बताइए
पॉपुलेशन ठीक है कि मटेरियली मिसस्टेटेड है कि कुछ कह नहीं सकते। हाँ, यहाँ पे जो स्टूडेंट कह रहे हैं ना कि पॉपुलेशन मटेरियली मिसस्टेटेड है, वो गलत है, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट है। इस कंक्लूजन में देखें, फिर से जरा गौर कीजिए, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट टॉलरेबल से ज्यादा है। क्या आप ये कह सकते हैं पॉपुलेशन ठीक है? नहीं, आपको नजर आ रहा है गड़बड़ कुछ। क्या आप ये कह सकते हैं पॉपुलेशन मिसस्टेटेड है? ये भी नहीं कह, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपने अभी आइडेंटिफाई नहीं की। तो ये अजीब ऐसी सूरत हाल पूरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में कहीं पे नहीं। हर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जब एंड तक पहुंचता है ना, तो आपको या तो इस नतीजे पे पहुंचाता है कि पॉपुलेशन ठीक है अनमोडिफाइड, या इस नतीजे पे पहुंचाता है कि पॉपुलेशन गलत है मॉडिफाई करो। लेकिन ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट टॉलरेबल से ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप ना ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ठीक है, ना ये कह सकते पॉपुलेशन गलत है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सैम्पलिंग डज नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर आवर कंक्लूजन। हमें रीजनेबल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? ना ये कह सकते हैं पॉपुलेशन ठीक है क्योंकि प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट ज्यादा गड़बड़ नजर आ रही है, अंदाजा हो रहा है, और ना ही ये कह सकते हैं कि मिसस्टेटेड है। क्यों? क्योंकि है तो अंदाजा हो रहा है, लेकिन है तो अंदाजा ही। असूल ये होता है मॉडिफिकेशन का कि जब मिसस्टेटमेंट आप बोलते हैं ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, आपको उसकी अमाउंट बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में एक्सप्लेन करनी होती है। लेकिन इस सिचुएशन में तो आपके पास अमाउंट है ही नहीं है ना, अंदाजा है, प्रोजेक्टेड है। प्रोजेक्टेड कौन सी होती है? अंदाजा ही होता है, आइडेंटिफाइड तो नहीं है। तो ओपिनियन क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? बेसिस देनी पड़ती है। बेसिस के लिए मिस स्टेटमेंट ढूंढनी पड़ेगी। इसीलिए यहां पे आके दो काम करने हैं। नंबर 1 आपने लिखना है सैम्पलिंग डज नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस, और वो बता दिया क्यों। क्योंकि ना ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ठीक है, ना कह सकते हैं गलत है। अंदाजा है कि गलतियां होंगी लेकिन आइडेंटिफाई नहीं की। दूसरे नंबर पे आपने फिर उन मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। क्लाइंट को साथ मिलाएं, उसे कहे तुम भी मिस स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करो, हम भी मिस स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर मिस स्टेटमेंट नजर आ जाए फिर ओपिनियन क्वालिफाई करो, लेकिन अगर मिस स्टेटमेंट नहीं मिलती ओपिनियन को क्वालिफाई आप नहीं कर सकते। उस सूरत में फिर अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड पे देना पड़ेगा। ये बात समझ आई है? ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल की वैल्यूएशन है, पढ़ने की जरूरत नहीं, इजी है, समझा दिया, समझ भी आ गई। टेस्ट ऑफ डिटेल की है, इसमें 2 एग्जांपल है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इजी समझ आ गई होगी। ये पढ़ने की जरूरत है, इसको टिक लगाएं बस। ये इसके बाद लेक्चर खत्म है। नहीं, इस बार लेक्चर खत्म, 2 मिनट का काम है इसके बाद। पहले ये पढ़ने, इफ प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज अबाउट टॉलरेबल, क्या कह सकते हैं पॉपुलेशन ठीक है? क्या कह सकते हैं मिस स्टेटमेंट है? क्या कहेंगे? सैम्पलिंग हैज नॉट प्रोवाइडेड रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन दैट हैज बीन टेस्टेड। हम कहेंगे ये तो ऐसी सूरत हाल है कि हम ना ये कह सकते हैं ठीक, ना कह सकते, कोई कंक्लूजन ही नहीं। तो फिर कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए क्या करें? मजीद काम करें। इन दिस सिचुएशन आईटा शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू इन्वेस्टिगेट। मैनेजमेंट से कि भैया हमें नजर आ रहा है यहाँ पे कि मिस स्टेटमेंट है, आप भी ढूंढे, हम भी ढूंढे। ये ऊपर कह रहे हैं मैनेजमेंट को आप भी ढूंढे, नीचे क्या कह रहा है? रिवाइज द नेचर टाइमिंग एक्सटेंड, हम भी ढूंढे। जिसको मिल जाए मिस स्टेटमेंट वो फिर चलिए। इसमें आप नोट कीजिए एंड पे ओपिनियन पे इफेक्ट, ये शायद चंद एक स्टैंडर्ड में से एक स्टैंडर्ड है जिसमें एंड पे क्वालिफाइड ओपिनियन एडवर्स, इस पूरे स्टैंडर्ड में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इसके बाद अगर इसके नतीजे में मिस स्टेटमेंट सामने आ गई फिर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो सारा कुछ पढ़ा है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक एग्जांपल 3 मिनट में रिफ्रेश हो जाए, रिवाइज हो जाए, इसके लिए ये न्यूमेरिक एग्जांपल है। जिससे ये न्यूमेरिक नहीं, मैंने नहीं करवानी, आपने पढ़नी है, पढ़े। 3 मिनट के बाद जो पढ़ ले वो जाता जाए, उसको छुट्टी। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी पढ़ लें, हाँ, और आप पढ़ने के बाद घर में रहे, कहीं जाए ना। ऑनलाइन वाले ना भाई ने कहा था पढ़े लेक्चर क्लोज करना, आपने जाना नहीं है, बैठे रहना है जब तक ये एग्जाम्पल पूरी ना हो जाए। क्योंकि ताजा है ना, अभी एग्जाम्पल निमट जाएगी, आपको इसकी ऊंच-नीच भी समझ आ जाएगी। कल पढ़ेंगे तो फिर शायद कंप्लीट समझना है। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।